देखो बेटा, तो लास्ट टाइम यूनिट 8 क्लास +1 ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡਿਕੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਰॉन्स ਹੈ emitted by the nucleus। तो स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੋਜ਼ਿਟਰॉन्स ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? तो ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ये बेटा न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੀਟਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। और ये पिछे जी फोर्स कम कर रही है दैट इज वीक फोर्स। जी आप फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स लिखी सी ना भी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ते वीक फोर्स। तो ये जी वीक फोर्स है तो वो करके प्रोटोन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कन्वर्ट हो जाता और पॉजिट्रॉन जितना ही बनता वो नाल दी नाल न्यूक्लियस चों बाहर आ जाता। और इसी तरह बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਰॉन्स ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो ये पॉइंट याद रख सकते हो तुम, है ना। नाउ हुण देखो बेटा, जेड़ा जिस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन एमिट हो रहे हैं जिन्होंने असीं पॉजिटिव बीटा डीके कह दिंदे आ, तां एक्चुअली उस न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी का कारण की है? एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ते जिस न्यूक्लियस दे विच नैगेटिव बीटा रेज पैदा हो रही हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो उस न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी का कारण है एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुसीं याद रखने। हुण बेटा जदों असीं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी की गल करते हैं ना, ये लास्ट क्वेश्चन है 8th यूनिट का जोड़ा कि आप कॉम्पिटिशन क्लास के अंडर कवर कर रहे हैं। तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी दे विच बेटा जोड़ा फर्स्ट लॉ है वो की है कि जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है ना, ये जिस तरह मैं दसिया सी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसैस है और इस प्रोसैस के ऊपर टैंपरेचर, प्रैशर, इलैक्ट्रिक फील्ड, मैगनैटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरी तरफ जो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंडर आप सैकेंड लॉ बोल सकते हैं कि बेटा किसी भी रेडियो एक्टिव सबसटांस या न्यूक्लियस के अंदर जदों अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एमिट होंदियां तां असीं
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਡਿਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਅਲਫਾ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚੋਂ 2 ਅਲਫਾ ਜਾਂ 2 ਬੀਟਾ ਜਾਂ 2 ਗਾਮਾ ਜਾਂ 1 ਅਲਫਾ 1 ਬੀਟਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਲਫਾ ਰੇ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਲਫਾ ਐਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਮਾ। तो मतलब साइमल्टेनियसली दो या दो तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स या उन्होंने कॉम्बिनेशन एमिट नहीं होता। पर एक गल बड़ी क्लीयर है बेटा कि जदों भी किसी न्यूक्लियस दे विच अनस्टेबल न्यूक्लियस दे विच गामा रे एमिट हुई है, तो गामा रे दी एमिशन तो पहला वो जिहड़ा न्यूक्लियस है उस दे विच अल्फा या बीटा एमिशन जरूर होएगा। मतलब इदा का न्यूक्लियस नहीं मिलेगा जिहदे च सिर्फ गामा एमिशन ही हो रहा, अल्फा बीटा नहीं हो रहा ना। गामा एमिशन तो पहला अल्फा या बीटा एमिशन जरूर होएगा, ये मस्ट है ना। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिहदी सानू कोई ज़्यादा लोड़ तो नहीं है, बट पता होना चाहिए। पर हुण आपां जिहड़ी न्यूमेरिकल पॉइंट ते आने हैं पुत्तर, देखो तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी दे विच बेटा सब तो पहला जिहड़ा आपां गल करनी है उहनूं असीं कहने आ रेडियो एक्टिव डिके लॉ। जो बेटा रेडियो एक्टिव डिके लॉ है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਸ਼ਨ ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। तो रेडियो एक्टिविटी भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਨ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਕੇ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਥਰੂ ਅਲਫਾ चाहे बीटा चाहे गामा डिके, तो असी की देखिया सी अल्फा और बीटा डिके के दौरान उस न्यूक्लियस का मास नंबर या एटॉमिक नंबर या दोनों चेंज हो जाते। तो और उस इक्वेजन तुसी नोट किया सीगा कि जिहड़ा पेरेंट न्यूक्लियस है वो आफ्टर अल्फा डिके डॉटर न्यूक्लियस च कन्वर्ट हो जाता और बीटा डिके च भी डॉटर न्यूक्लियस च कन्वर्ट हो जाता। बट गामा डिके च तुसी देखिया सी कि जिहड़ा न्यूक्लियस है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं आती। मतलब गामा डिके तो पहला और बाद वाला न्यूक्लियस सेम है, सिर्फ एनर्जी का फर्क होता। तो बिफोर गामा डिके न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट च है, आफ्टर गामा डिके वो ग्राउंड स्टेट च आ जाता या लोअर एनर्जी स्टेट च आ जाता। हुण बेटा जिहड़ा आपां लॉ दी बारे समझनी है, देखो कि जिहड़ा डॉटर न्यूक्लियस है वो पेरेंट न्यूक्लियस तो अलग है। तो इसका मतलब जदों अल्फा या बीटा डिके करेगा ना कोई भी न्यूक्लियस, तो वो एक नवे न्यूक्लियस च कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जिहड़ा डॉटर न्यूक्लियस है वो पेरेंट न्यूक्लियस तो फॉर्म होया, तो जदों कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस आफ्टर अल्फा या बीटा डिके डॉटर न्यूक्लियस च कन्वर्ट होएगा, तो जिहड़ा ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियस है उसका नंबर घटेगा, तो नवा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रही है ना। तो हुण बेटा
सैंपल है, मतलब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट जीरो टाइम कितने प्रेजेंट है, n0। तो ये सारे ही सपोज पेरेंट न्यूक्लियाई है, पर जिदा जिदा टाइम बीतेगा पास करेगा तो ये ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, तो पेरेंट न्यूक्लियस ਦੇ ਡਿਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। तो ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ पेरेंट न्यूक्लियस ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟੇਗਾ। तो आ बेटा एक्चुअली पेरेंट न्यूक्लियाई है, शुरू सारे न्यूक्लियाई पेरेंट ही है ना, तो टाइम के नाल पेरेंट न्यूक्लियाई का नंबर चेंज हो रहा। तो विद टाइम, तो एट टाइम t ये जो नंबर है वो n रह जाएगा, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, जेड़ा कि पहला n0 सी, तो टाइम दे बीतन दे नाल पास होने दे नाल n रह गया बेटा। हुण 1 सेकंड दे विच कितने न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, इनू असी टेक्निकली कितना बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई, dn by dt। dn by dt की है रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई। तो 1 सेकंड कितने न्यूक्लियाई डिके करेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। मतलब जितना उस समय ज्यादा अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे उन्हां दा रेट ऑफ डिके भी ज्यादा होएगा, जे अनडिकेड न्यूक्लियाई दा नंबर घट होएगा तो रेट ऑफ डिके भी घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और माइनस साइन का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम dn by dt, क्योंकि न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जेड़ा वा वो घटता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो हुन बेटा dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है। तो इथे जेड़ा लैम्डा सिंबल है ना, इनु ਅਸੀਂ बोलते हैं डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और एक गल याद रखनी है कि जेड़ा लैम्डा है ना डिके कांस्टेंट, ਇਹਦੀ वैल्यू सिर्फ एक फैक्टर ते डिपेंड करती है, वो है नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टेंस। रेडियोएक्टिव सबस्टेंस के मटीरियल ते डिपेंड करती है लैम्डा दी वैल्यू। लैम्डा दी वैल्यू ना तो बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ना ही प्रेशर डिपेंडेंट है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है। तो डिके कांस्टेंट नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंडेंट है। तो डिफरेंट रेडियोएक्टिव सबस्टेंसेस दे लिए लैम्डा डिफरेंट है, दैट्स ऑल। हुन एक तो बेटा फाटे सामने आ फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल के अंदर कितने न्यूक्लियाई डिके करेंगे पर सेकंड, तो उन्होंने कैलकुलेट करने लिए तुसी लैम्डा n का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो n का मतलब है उस वक्त दे न्यूक्लियाई जेडे की डिके नहीं कीते, और लैम्डा है डिके कांस्टेंट, और माइनस साइन सिर्फ ये दस रहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है उन्हां दा नंबर टाइम दे नाल डिक्रीज कर रहा, क्योंकि ज्यादा तो ज्यादा न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं। तो इस तक समझ आ रही है अंकुर? एकम एकम अर्शिया तो ये जड़ा कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअली ਤੁਹਾਡਾ जिस तरह ਤੁਸੀਂ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला केमिस्ट्री च पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ਉਹਦੇ पैरेलल कंसेप्ट है। बट ਜਿਹੜਾ रेट ऑफ रिएक्शन है ना कांस्टेंट, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ਹੁੰਦਾ है ना, कंसंट्रेशन ਤੇ डिपेंड करता, पर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ डिके कांस्टेंट है वो ना तो
तो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ कि n is equal to मतलब आ ਜਿਹੜਾ फार्मूला में बेटा लिखा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਕੀ है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t और n नॉट की है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम 0 स्टार्टिंग भी अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसके अंदर टोटल अनडिकेड न्यूक्लियाई है से 1000 तो वो n नॉट है और आफ्टर 2 मिनट दसो कितने अनडिकेड न्यूक्लियाई है जिहड़े डिके नहीं कीते तो इट मींस मैं n निकालना n नॉट 1000 है और टाइम आफ्टर 2 मिनट मींस 120 सेकंड हो गया ते लैम्डा की वैल्यू डिके कांस्टेंट है वो मैनू सबस्टांस के अकॉर्डिंगली गिवन होएगी मैं याद नहीं करनी तो या मैं न्यूमेरिकल च फाइंड आउट करनी है या मैनू गिवन होएगी तो डिके कांस्टेंट की वैल्यू किस सबस्टांस लिए कितनी है ये तुसी क्रैमिंग नहीं करनी याद नहीं रखनी हाँ ये गल अलग है कि जिस सबस्टांस की डिके कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई है तो वो सबस्टांस उतना जल्दी डिके करेगा और जिहदी डिके कांस्टेंट की वैल्यू जितनी घट है वो सबस्टांस उतना स्लोली डिके करेगा तो ये पॉइंट आया और किसी भी सबस्टांस के अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर आफ्टर सम टाइम कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए है तो कितने अनडिकेड है उन्होंने निकालने लई अनडिकेड न्यूक्लियाई को निकालने लई असीं ये फार्मूला यूज करना और इनू रेडियो एक्टिव डिके लॉ बोलना और अनडिकेड न्यूक्लियाई जिहड़े है अगर तुसी निकाल लेने हैं तो डिकेड न्यूक्लियाई नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ये तुसी कितना निकाल सकते हैं n नॉट माइनस n क्योंकि आप स्टार्टिंग च अनडिकेड सी आफ्टर टाइम दी अनडिकेड न्यूक्लियाई कितने रह गए तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो सारे डिके हो चुके हैं विद इन टाइम t तो वो निकाला जा सकता है दूसरी गल बेटा कोई भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ रेडियो एक्टिव सैंपल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੋੜਦੇ ਆ that is known as ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल तो एक्टिविटी ਨੂੰ डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियर 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ रेडियो एक्टिव सबस्टांस के अंदर कितने न्यूक्लियाई डिके करते हैं वो उसकी एक्टिविटी से डिपेंड करता वो बराबर है एक्टिविटी ऑफ सबस्टांस तो ये याद रख लेना और एक्टिविटी की वैल्यू लैम्डा n तो फाइंड आउट हो सकती है तो अगर तुसी एट एनी टाइम सैंपल के अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी नोट करनी है तो थानू एक तो चाहिए कि वो अनडिकेड न्यूक्लियाई का नंबर n और दूसरा डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू बस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्टिविटी निकल आएगी और दूसरा बेटा जी एक्टिविटी है ਇਹਦਾ SI यूनिट जो है ना दैट इज बैकवर्ल तो बैकवर्ल इज द SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी और इस तो अलावा प्रैक्टिकल यूनिट्स है रदरफोर्ड एंड क्यूरी तो जो बैकवर्ल है बैकवर्ल इज द SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी वो बराबर है 1 डिके पर सेकंड कि अगर किसी सबस्टांस के अंदर 1 सेकंड सिर्फ 1 डिके हो रहा तो असी उहदी कहने एक्टिविटी 1 बैकवर्ल बट अगर किसी भी सबस्टांस के अंदर 1 सेकंड के विच 10 रेज़ टू पावर 6 डिके हो रहे हैं पर सेकंड तो उहदी एक्टिविटी बोली जाती है 1 रदरफोर्ड और अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर जो न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं उन्होंने नंबर पर सेकंड कितना वा 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 तो उन्होंने कहने हैं 1 क्यूरी तो क्यूरी रदरफोर्ड बैकवर्ल ये यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी है याद रखना और इन्हां विचों जिहड़ा SI यूनिट है वो बैकवर्ल है तो वो दिमाग च रख लेना और एक्टिविटी निकालने लिए फार्मूला है और दूसरा बेटा
ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਕੇ ਲਾਅ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ इनिशियल एक्टिविटी पता वा, इनिशियल का मतलब लैम्डा एम नॉट, ते मैं आफ्टर टाइम टी उसकी एक्टिविटी निकालनी है तो आ फार्मूला जो बेसिक फॉर्म सेम है, बस इतने आ इनिशियल एक्टिविटी है, आ इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाई है, ये आफ्टर टाइम टी एक्टिविटी है, ये आफ्टर टाइम टी नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाई है। तो ये पॉइंट्स जेडे याद रख सकते हैं। और इस तो इलावा बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਜੁੜਨੇ ਆ, तो ये कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है बट इम्पोर्टेंट बड़ा वा। देखो एक टर्म आती है कि हाफ लाइफ और एक है मीन लाइफ। तो कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ਉਹਦੇ अंदर with the passage of time undecayed nuclei ਦਾ ਨੰਬਰ डिक्रीज ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ undecayed nuclei ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ अनडिकेड न्यूक्लियाई का नंबर है 1000, तो जिदा जिदा टाइम बीत रहा ਉਹਦਾ नंबर 900 800 700 600 500 500 क्योंकि 1000 का हाफ है, तो अगर 1000 एटम्स अनडिकेड है तो जिन्ने टाइम बाद उन्हों का नंबर 500 हो जाएगा, उस टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ हाफ लाइफ बोलांगे। और ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ नोट करने वाली ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ बेटा कि जिन्ने टाइम दे विच अनडिकेड न्यूक्लियाई 1000 टू 500 होंगे तो 500 टू 250 होने लिए भी सेम टाइम लगेगा, 250 टू 125 होने लिए भी सेम टाइम लगेगा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस इन न्यूक्लियाई नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर हाफ होना वा। जे पहला 2000 है तो 1000 होएगा, ते 1000 तो 500 होएगा, 500 तो 250, तो एक टाइम बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और इस टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ हाफ लाइफ बोलते हैं। और हाफ लाइफ जो है इसकी वैल्यू 0.693 बाय लैम्डा है, जिन्हों ਅਸੀਂ नेचुरल लॉग 2 बाय लैम्डा भी लिखते हैं ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको भूलना नहीं, ये ਤੁਹਾਡੇ न्यूमेरिकल्स काम आएगा। तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਤਾਂ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। और मीन लाइफ एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल किहदे बराबर है बेटा, वो है 1 बाय लैम्डा। तो एवरेज लाइफ, क्योंकि देखो जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ रेडियो एक्टिव सैंपल्स है उन्हां दे विच कुछ न्यूक्लियाई है जिहड़े स्टार्टिंग च ही डिके कर जाते हैं, तो उन्होंने लाइफ स्पैन 0 है, और कुछ लास्ट से जाके डिके करते हैं, उन्होंने लाइफ स्पैन इनफाइनाइट है ना। तो एवरेज लाइफ स्पैन कितना वा, वो 1 बाय लैम्डा के बराबर है। तो थ्योरेटिकली बेटा, थ्योरेटिकली कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जो है ਉਹਦੇ अंदर सारे न्यूक्लियाई ਨੂੰ डिके करने के लिए इनफाइनाइट टाइम की जरूरत है। मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करिए ना टाइम और अनडिकेड न्यूक्लियाई, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा और इसकी वैल्यू टाइम एक्सिस ਨੂੰ इन्फिनिटी से इंटरसेक्ट कर दी है, और आ वैल्यू जी है ये n नॉट है। तो ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ रेडियो एक्टिव वाला कंसैप्ट है इनू 5-7 मिनट लिए दोबारा सुन लो। तो इस पोर्शन ਨੂੰ थ्योरी पोर्शन ਨੂੰ थॉरोली कर लेना, क्योंकि एक बार जो आप थ्योरी पोर्शन के फार्मूला सारे याद रख लेने हैं, फिर न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई करना ईजी होएगा साडे ਲਈ, क्योंकि ਹੁਣ ਆਪਾਂ +2 का पोर्शन भी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं, +1 ਦੇ भी काफ़ी पोर्शनस हो गए हैं। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2-3 हफ्ते ਜਿਹੜੇ है ना वो पूरे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਚ ਲਗਾਣਾ ਵਾ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ डिस्कस करना। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ सुन लो
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, जो रेडियो एक्टिविटी है वो नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल मीनस असी किसी भी नॉन रेडियो एक्टिव सबसटेंस ਨੂੰ रेडियो एक्टिव ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। डिफरेंट टेक्निक्स है पर उधर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ डिस्कस करना। दूसरी ਗੱਲ बेटा कि जिद्दां कि तुसी देखिया सीगा कि ਜਿਹੜਾ अल्फा बीटा गामा रेज है